नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर रहती है आपकी नजर। न्यूज पंच में तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो न्यूज पंच में आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसका होगा फलता। जी हां, ये है बड़ा सवाल। और साथ ही साथ नो ट्रबल सिक्योरिटी डबल। जी हां, इस पूरी खबर पर विस्तार से आपको लेकर के चलेंगे और चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ न्यूज पंच में हमारी अगली खबर होगी, आपको बताएंगे कि दीदी भूल गई अपना बुलडोजर। आखिर ये सवाल अब क्यों उठ रहा है, और ये सवाल हम नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता उठा रही है। विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी चर्चा। और इसके अलावा न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी वो होगी घुसपैठियों से जुड़ी हुई, क्योंकि घुसपैठियों पर दोहरी मार और एक्शन में है सुवेंदु सरकार। तो विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे और किस तरह से सुवेंदु सरकार लगातार कर रही है काम, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में भी। तो आइए न्यूज पंच में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज हो रहे पुनर्मतदान की। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव जितने रोचक थे, उसी तरह का दिलचस्प मुकाबला आज फाल्टा विधानसभा सीट पर भी नजर आ रहा है। यहां 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा क्योंकि समाप्त हो गई है और इसी वजह से औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र में बना हुआ है। लेकिन जहांगीर के इस कदम के पीछे हटने से एक बात जरूर साफ हो रही है कि कई बार फिल्मी डायलॉग असल जिंदगी से दूर होते हैं। खैर, पुष्पा झुकेगा नहीं, जहांगीर की ये बात महज डायलॉग साबित हुई है। लेकिन आज रीपोलिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर क्या है सुरक्षा पहरा, आइए जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि फल्टा विधानसभा सीट को लेकर के आज हो रहा है पुनर्मतदान। पश्चिम बंगाल में फल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग हो रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी 285 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। हर बूथ पर कड़ी सुरक्षा है, सुरक्षा का कड़ा पहरा है। हर बूथ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। केंद्रीय बल की 35 कंपनियां तैनात की गई है और इस बार पहले से 2 गुना सिक्योरिटी भी कर दी गई है, ताकि जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो भय मुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। हर बूथ पर नजर डालें तो हर बूथ पर 8 जवानों की ड्यूटी निश्चित की गई है। वहीं 30 क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से तुरंत बचाव करने के लिए ये सुरक्षा दल तैनात हैं। शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होगा। तो इस बार पहले से ज़्यादा सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। और आपको बता दें कि पहले 29 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग हुई थी, लेकिन कई सारे बूथ पर गड़बड़ी की जानकारी निर्वाचन आयोग को सामने मिली और उसकी वजह से यहाँ पर जो पोल हुआ था, जो पोलिंग हुई थी, उसे निरस्त किया गया था और उसके बाद अब पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। 60 बूथों में छेड़छाड़ के सबूत भी मिले थे निर्वाचन आयोग को। और वहीं ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका हुआ भी मिला था। याद होगा आपको कि इसका वीडियो भी सामने आया था और यही वजह रही कि चुनाव आयोग ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए पुनर्मतदान की तारीख सुनिश्चित की और वो पुनर्मतदान जो है वो आज कराया जा रहा है। इसी ने रीपोलिंग के आदेश जारी किए थे और उसी आदेश के पालन के तहत आज हो रहा है पुनर्मतदान। मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बार चुनावी मैदान में खासकर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। तो कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दिबांशु, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बताएं कि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान जहांगीर कर चुके थे, यानी कि टीएमसी के जो प्रत्याशी जहांगीर खान हैं वो अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर दिलचस्प हो गया है मुकाबला। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव ना लड़ने का ऐलान, कई सारी बातें इसके माध्यम से संदेह के घेरे में आती है।
आखिर क्या वजह बनी कि जहांगीर ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया? हालांकि टीएमसी की बात करें तो पार्टी ने कहा है कि जहांगीर का ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी का निर्णय नहीं है। अब नाम वापस लेने की डेडलाइन निकल चुकी थी और यही वजह रही कि प्रत्याशी का नाम आज जरूर मिलेगा मतदाताओं को, लेकिन खुद जहांगीर ने यह ऐलान किया था कि वो चुनाव मैदान में नहीं है, यानी कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। दो निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मुल्ला को मैदान में यहाँ पर उतारा है। तो साफ तौर पर ये विधानसभा चुनाव की जो रीपोलिंग हो रही है वो दर्शा रही है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो मुकाबला कितना दिलचस्प हो गया है। अब ये तस्वीरें भी ज़रा देख लीजिए, क्योंकि ये पोलिंग बूथों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मतदाता कतार में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों से बड़ी संख्या में एक बार फिर महिलाएं निकली हैं और तीसरी तस्वीर साफ तौर पर सिक्योरिटी के इंतजामात दिखा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शांतिपूर्ण मतदान की तस्वीर भी निकल करके सामने आ रही है, जो कि एक स्वच्छ लोकतंत्र को परिभाषित कर रही है। जी हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा सीट पर, जहां पर होना था पुनर्मतदान, यानी कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी है, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि शांतिपूर्ण मतदान अभी भी लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। अब ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं और साथ ही साथ इस पूरे विषय पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान प्रकाश चंडालिया जी भी जुड़ गए, जो कि संपादक है राष्ट्रीय महानगर का। आप दोनों का ही न्यूज पंच में बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, सबसे पहले ग्राउंड जीरो का अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। इस वक्त की अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत या फिर मतदाताओं की दिलचस्पी किस तरह से निकल करके सामने आ रही है? संध्या, देखिए ये जगह जानी पहचानी लग रही है। ये वो जगह है जहां पर पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा आए थे और कहा था जहांगीर खान को कि कायदे से रहो वरना सबक सिखाएंगे। ये वो इलाका है और ये जो स्कूल है पास में, श्रीरामपुर पश्चिम दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय, ये जो स्कूल है यहाँ पर जहांगीर का बूथ है 190। और मेरे लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखा जा रहा है पेड़ के पीछे, वो घर है जहांगीर खान का। जहांगीर खान घर पर नहीं है और 190 नंबर जो बूथ है वहां पर सुबह से देखे भी नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि उनका 12 साल का तजुर्बा है। पहली बार वो देख रहे हैं कि टीएमसी का एक एजेंट भी नहीं है बूथ पर। ये सिर्फ ये बूथ का बारे में नहीं कर रहा हूँ, 285 जो बूथ है फलता विधानसभा में, हर एक बूथ में वो हाल है कि टीएमसी का एजेंट ही नहीं है। यानी 12 दिन हुए हैं सत्ता से गायब हुए टीएमसी को और 12 दिन में एजेंट नहीं मिल रहा है। 285 में एक भी एजेंट नहीं है। जहांगीर खान हट गए हैं, लेकिन टीएमसी के इतने बड़े तो वोट मशीनरीज है। अभी तक तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दावा कर रहे हैं कि उनके पार्टी वर्कर्स उनके साथ हैं। तो फिर फलता विधानसभा में जो 285 पोलिंग बूथ स्टेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा बूथ में टीएमसी एजेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्यों प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैरान हो रहे हैं? असल में ये कहना है कि यहाँ के डायमंड हार्बर मॉडल डर का मॉडल था, खौफ का मॉडल था। जब राज्य में परिवर्तन आया है उसके साथ साथ सिर्फ जहांगीर खान नहीं हट गए हैं, वो जो पुष्पा खुद को दावा करते थे वो सिर्फ नहीं हटे हैं, साथ ही साथ वो डर को कायम करने वाला जो मशीनरीज था वो भी बिल में चुप गए हैं। क्योंकि परिवर्तन का प्रशासन पुलिस अब दिखा रही है कि असल में पुलिस क्या कर सकती है अगर पुलिस को काम करने दिया जाए। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं ये रिपोल जो है, ये रिपोल आंखों देखी है कि बंगाल में 15 साल कैसा शासनकाल था। संध्या, बिल्कुल सौरभ, और इसीलिए कहते हैं ना कि समय एक सा नहीं होता है और समय से जरूर डरना चाहिए। कुछ इसी तरह की तस्वीर आज जहांगीर के साथ यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र पर जो पुनर्मतदान हो रहा है उसको जोड़ करके देख सकते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान प्रकाश चंडालिया जी भी जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो टीएमसी के जो उम्मीदवार जहांगीर थे उनके कदम पीछे हटा लेना, और पहले जिस तरह से उन्होंने कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, झुका तो है क्योंकि कदम पीछे हट गए हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें रीपोलिंग के दौरान निकल करके सामने आ रही हैं उसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि दूसरी बार मतदान और दूसरी बार भी मतदाता बढ़ चढ़कर सहभागी बन रहे हैं?
जी संध्या, पुष्पा झुका ही नहीं है, पुष्पा भाग भी गया है। और जैसा कि सौरभ ने अभी बताया कि 285 बूथों पर तृणमूल कांग्रेस को बूथ एजेंट तक नहीं मिले, और यही कारण था कि जहांगीर खान जो एक दबंग था और तत्कालीन सरकार के अभिषेक बनर्जी के ये बहुत करीबी संबंध इसके थे, और उन्हीं का एक जो स्पेशल मॉडल था डायमंड हार्बर मॉडल। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? या तो बात तो कहते हैं कि लोगों को सेवाएं देने के लिए है, लेकिन सही रूप में अगर देखा जाए तो लोगों को डराने का पूरा उपक्रम इस डायमंड हार्बर क्षेत्र में चलता था, जिसके अंतर फालता सीट आती है। चुनाव आयोग ने जब ये पिछले मतदान वाले दिन देखा, 29 तारीख को जब मतदान पूरे राज्य में हुए, उस समय जब पता चला कि यहाँ पर ईवीएम मशीन के ऊपर में जो भाजपा प्रार्थी की का जो नाम था उसके ऊपर टेप लगा देना, और यही काम इन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किया था। लोकसभा चुनाव के उस समय के जो भाजपा के प्रत्याशी थे अभिजीत बॉबी दास, उन्होंने हाईकोर्ट में मामला भी दायर कर रखा है। 15 वर्षों तक इस सरकार ने स्थानीय जनमानस से परेशान किया है, इनका तांडव चला है। देखिए, अच्छी नहीं होती। आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, आपको अंचल का विकास करना है, लोगों की सहायता करनी है, लेकिन इनके बोलों को आप सुनिए। आप अभिषेक बनर्जी को उस बयान को याद कीजिए जब वो अमित शाह जी का नाम ले करते थे। माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कैसी अपमानजनक टिप्पणियां किया करते थे। आज पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कल इनकी पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें इनकी पार्टी के 80 में से 46 विधायक तक उपस्थित नहीं थे। कई सांसद इनसे नाराज चल रहे हैं। और ये जो अभिषेक बनर्जी का जो बड़बोलापन था, जो उनके स्थानीय नेताओं को एक प्रकार से और ज्यादा उकसाया करता था, और जिसका विपरीत असर जनता पर पड़ता था, जनता को डराने का काम। मतदान के दिन जनता बूथ पर न पहुंच सके, वही लोग पहुंच सके जो तृणमूल को वोट दे सके। ये उनकी राजनीति 15 वर्षों तक की रही है, जिसका अंत हो चुका है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल का आपने जिक्र किया, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का भय बनाम भरोसे के मॉडल का भी यहाँ पर जिक्र करना होगा, क्योंकि भरोसे की जीत हुई है। और यही वजह है कि जब आज पुनर्मतदान हो रहा है तो उसके पहले ही हम देखते हैं कि जहांगीर अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल से और भी बड़ी खबरें हैं, हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आप दोनों ही विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं, और ये है बंगाल के बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई खबर। दरअसल बीते 13 मई को याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर तिलजला में अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया था। अब इस पर दीदी हो गई हैं नाराज और कर रही हैं बवाल। लेकिन यहाँ आपको साल 2020 में लेकर के चलते हैं और उस समय की बुलडोजर कार्रवाई भी याद दिला देते हैं, जिसे विरोध की आग में दीदी शायद भूल गई हैं। आप जानते हैं 2020 में फलटा के एक गांव में जो बुलडोजर चला था वो किसी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नहीं चला था, बल्कि ग्रामीणों की जमीन और घरों पर कब्जा करने के लिए चलाया गया था। तो बवाल यदि दीदी करेंगी तो जनता सवाल तो करेगी। यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो आइए जरा 2020 की कार्रवाई से जुड़ी और भी जानकारी आपके साथ कर लेते हैं साझा। तो अपना बुलडोजर भूल चुकी हैं ममता दीदी। जी हां, ममता बनर्जी ने सरकार में रहते चलाया था बुलडोजर, और इसीलिए उठ रहे हैं अब दीदी की कार्रवाई पर भी सवाल। फलता के कलतला हाट के ग्रामीणों की जमीन को हथियाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। साल 2020 का ये मामला है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। जी हां, ममता बनर्जी ने कार्रवाई करवाई थी और कार्रवाई का विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट तक की गई थी। 50 से 60 परिवार ऐसे थे जिनकी जमीन बर्बाद हुई थी। फसली जमीन को बंजर बना दिया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी ने बुलडोजर जब चलाया था तो किस तरह से ग्रामीणों को निशाना बनाया था। एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी, जो साफ तौर पर दर्शाती है कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में किस तरह से लोग परेशान थे, ग्रामीण परेशान थे, और उनकी जमीन हथियाने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार के तमाम आरोप ममता बनर्जी पर लगते हैं। तो इसी तरह का एक ये भी मामला है, जब 2020 में ग्रामीणों की जमीन को हथियाने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में बुलडोजर चला था। लोगों के घरों पर यह बुलडोजर चलाया गया था और कार्रवाई का जो लोग विरोध कर रहे थे उनके साथ मारपीट तक की गई। 50 से 60 परिवार लगभग ऐसे थे जिनकी जमीन इस बुलडोजर की कार्रवाई के चलते बर्बाद हो गई। अब आपको ग्रामीणों की बात सुनवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उठा रहे हैं सवाल।
2021 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत दुकान पाट जो भांगचूर कर रहा था, उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा था, और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा लोगों का घर भांगचूर कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल था यहाँ। अभिषेक का बढ़िया गाड़ी फलता एक होटल रहा है, और होटल में जाना आना जाना करने के लिए ये रास्ता चौड़ा बनाएगा, तो इसीलिए वो दोनों साइड माटी उठा करके चौड़ा करेगा। कोई बात नहीं, हम लोग को कोई आदमी को विदाउट नोटिस माटी उठाने लेकर रास्ता चौड़ा कर था। उनकी राज में क्या हुआ, ये हमारा जे फलता विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ पर क्या राज चलता है, बुलडोजर चला है। हम तो जानते हैं, हमारा लोगों ने ये ग्रामों का, ढेर सारे ग्रामों का लोगों जानता है क्या है डायमंड हार्बर मॉडल। डायमंड हार्बर मॉडल है डर का राज, गुंडागर्दी का राज, शिक्षित समस्त मानुष को जंगल राज है। शिक्षित मानुष समस्त मानुष के डर कर रख दिया है। तो सुना आपने किस तरह से पीड़ितों का ये दर्द झलक रहा है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी की कार्यशैली आखिर पश्चिम बंगाल में क्या थी। इस पूरे विषय पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता और साथ ही साथ विशेष मेहमान प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, अगर 2026 में कार्रवाई सुवेंदु सरकार करती है तो सवाल उठ जाते हैं, लेकिन ममता दीदी 2020 की अपनी ही वो कार्रवाई भूल गई जब बगैर नोटिस के ग्रामीणों की जमीन हथियाने के लिए बुलडोजर चलवाया था। जी संध्या, देखिए 2020 की ममता बनर्जी के बुलडोजर पर और 2026 के शुभेंदु अधिकारी सरकार के बुलडोजर में बिल्कुल फर्क है। उस समय में वहां पर गरीब किसानों के ऊपर में बुलडोजर चलाया गया था, उनको तबाह किया गया था। कि 15 वर्षों में ममता बनर्जी का जो शासन रहा है वो तुष्टिकोण पर चलता रहा। न यहाँ किसानों को सुविधाएं दी गई, न गरीब मजदूरों को सुविधाएं दी गई। और 2026 में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो अवैध मकान रहे हैं, जो गलत वहां पर काम होता रहा है, उन पर बुलडोजर चलाने का काम चला है। और आप जानते हैं कि अभी जो तृणमूल पार्टी के सांसद हैं, या जबकि देखिए कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है तृणमूल शासन के अधीन अब भी है, अभी उनकी मेजोरिटी है, और उनके शासन में कितने अवैध निर्माण हुए हैं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तृणमूल शासन के दौरान जो छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, सब जगह पर खुल्लम खुल्ला खेल चलता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। तृणमूल पार्टी के जो लोग हैं उनकी कमीशन बंधी हुई थी, बल्कि यहां पर तो स्क्वायर फीट एमएलए तक रख दिया गया था, जो स्क्वायर फुट के हिसाब से रुपया लेते थे, रिश्वत लेते थे और अवैध निर्माण करवाते थे। अब उन अवैध निर्माणों को अगर तोड़ा ना जाए तो क्या किया जाए। अभी जिस मकान को वहां पर पार्क सर्कस में तोड़ने की कवायद हुई और बुलडोजर गया था, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने एक प्रकार से स्टे लगा दिया है, वहां पर अवैध निर्माण था, वहां पर प्लास्टिक का कारखाना, वहां पर चमड़े का काम चल रहा था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। अगर उसे ढहाया न जाए तो ये सरकार का, मुझे लगता है कि सरकार की ईमानदारी पर प्रश्न उठेगा। इसलिए वहां पर आज के दौर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना कतई गलत नहीं है। अगर गुंडागर्दी, शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी पद को नुकसान पहुंचे वालों की संपत्ति को तोड़ा जाएगा, और ऐसा विधान है, ऐसा नियम है, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उसकी भरपाई उन्हीं के पैसे से करवाई जाएगी। ऐसा जी बिल्कुल। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ आपसे ये समझना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने जब 2020 में खुद कार्रवाई की तो वो तो सब कुछ ठीक था, और अब 2026 में जब सुवेंदु सरकार कार्रवाई करती है तो उसके खिलाफ बवाल मचा दिया जाता है। इसको कैसे समझे? क्या ममता बनर्जी की हार की बौखलाहट है, या फिर वो अब विपक्षी धर्म निभाने के लिए मैदान में है? देखिए, सवाल सीधा है। ममता बनर्जी अब कह रही है कि बंगाल में बुलडोजर नहीं चलता है, तो 6 साल पहले जब उनकी भाईपो डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में ये जो बुलडोजर चला है, जिसका प्रमाण दे रहे हैं रमेश चंद्र मंडल सहित 7 ग्रामीण परिवार, वो जो बात कह रहे हैं कि तब अभिषेक बनर्जी का गाड़ी जाएगा, ऐसे रास्ता था इसको चौड़ा करने के लिए, इस चौड़े रास्ते से अभिषेक बनर्जी का गाड़ी जाएगा, वो फलता में जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। इसलिए जो 3 फसली जमीन साल में 3 बार जहां पे खेती बाड़ी होता था, वो जमीन से बुलडोजर से माटी निकाला गया। आज वो सारे जमीन बंजर बन चुके हैं। जो ग्रामीणों के घर थे, वो घर सीमाना को तोड़ा गया, वहां का तोड़कर
जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको मारा गया, पीटा गया, वो थाने तक गए, उनको न्याय विचार नहीं मिला, डरा कर रखा। 2 बेटी है, 2 बेटियों को डरा के रखा था। रात भर वहां पर घर के बाहर गुंडे बैठा देते थे। ऐसा खौफ का माहौल था डायमंड हार्बर में। तो आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि तिलजला में आग के कारण मौत होती है और तब जाके देखा जाता है कि उसके पास कोई बिल्डिंग लाइसेंस नहीं है, फायर का लाइसेंस नहीं है, फिर भी वहां पे लेदर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लेदर का फैक्ट्री चल रहा है, तब जाके चल रहा है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर। जहां पे प्लान नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं है, वहां पे चल रहा है बुलडोजर। और यहाँ तो जमीन की कागज, सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ग्रामीण के पास है, वो दिखा रहे हैं ये जमीन हमारी है। कागज चीख चीख कर कह रही है कि ये जमीन रमेश चंद्र मंडल की है। तो फिर ये कमल मंडल जो जहांगीर खान के जो लोग हैं, वो लोग क्यों उन लोगों की जमीन हड़प लिए? और पुलिस क्या कर रही थी तब? क्यों वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए? उन्होंने जिला शासक के पास गए थे, क्यों उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया? और ममता बनर्जी तब क्या कर रही थी? क्यों उनके पास ये खबर नहीं? वो तो कहती थी उनको वो 294 सीटों में वही कैंडिडेट है, सबकी नजर है कहां पे क्या हो रहा है। तो खुद की भाइपों के वहां क्या हो रहा है उनको खबर नहीं थी। उनको खबर नहीं थी कि ग्रामीणों के पास जैसे जमीन छीना जा रहा है, तो फिर वो क्यों कार्रवाई नहीं किए? तो ये माना जा रहा है कि असल में ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर उनको वोट दो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप पुष्पा हो सकते हो, आप जहांगीर खान हो सकते हो, आप सलीम हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप उनको वोट नहीं देते, उनके साथ नहीं हो, वो वोट बैंक के साथ नहीं हो, तो आपके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और आप कहेंगे कि उस वक्त आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, आप गांधारी बन जाओगे। यही फर्क समझने की जरूरत है कि साल 2020 में बुलडोजर चला था तो किस तरह से चला था, और साल 2026 में अगर बुलडोजर चला है तो क्यों चला है। और साथ ही साथ ये एक शुभेंदु सरकार का इसको संदेश भी माना जा सकता है कि अगर आपने अवैध निर्माण किया है, भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं या आपकी इमारत या संपत्ति है, तो फिर कार्रवाई तो होगी। आप दोनों ही विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक और खबर से रूबरू करा देते हैं और अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शुभेंदु सरकार के बड़े फैसलों की आखिर चर्चा क्यों हो रही है। इस खबर पर आपसे विस्तार से चर्चा भी करेंगे और इसकी जानकारी भी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं शुभेंदु सरकार के बड़े फैसलों की, जिसकी हो रही है हर जगह चर्चा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जहां ऐतिहासिक जीत के साथ सुर्खियों में रही, तो वहीं अब शुभेंदु सरकार अपनी कार्यशैली और फैसलों से उदाहरण भी पेश कर रही है। जी हां, सत्ता संभालते ही सरकार उन तमाम संकल्पों को सिद्धि तक ले जा रही है जो जनता के सामने चुनाव के दौरान रखे गए थे। ताजा फैसलों की अगर हम बात करें तो उनमें है CAA, घुसपैठ और वंदे मातरम से जुड़े हुए फैसले। तो चलिए विस्तार से इन फैसलों पर नजर डाल लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और सबसे बड़ा फैसला अगर हम देखें तो घुसपैठियों को लेकर के सामने है, जहां अब खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए, यानी कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। पश्चिम बंगाल में CAA कानून लागू होगा। CM शुभेंदु अधिकारी ने ये घोषणा साफ तौर पर कर दी है। BSF के साथ बैठक में ये ऐलान किया गया। घुसपैठियों
पर नकेल कसते हुए अब शुभेंदु सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है। घुसपैठियों की नकेल बनेगी बाढ़ और बंगाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। जी हाँ, ये वो तमाम वादे हैं जिनको लेकर के, उन संकल्पों को लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी पहुंची और भय बनाम भरोसे की लड़ाई लड़ी और उसी भरोसे के विश्वास के साथ अब शुभेंदु सरकार ग्राउंड जीरो पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंपने की घोषणा साफ तौर पर कर दी गई है। बीएसएफ और केंद्र ने, ममता सरकार ने मांगी थी जमीन, लेकिन ममता सरकार ने जमीन नहीं दी थी। हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर मौजूद हैं, सौरभ दत्ता, उनसे जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ विशेष मेहमान हमारे साथ प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, पहले तो आप ही से समझना चाहेंगे, घुसपैठियों की अब खैर नहीं है, सीएए लागू और वंदे मातरम मदरसों में भी गाना होगा। सना देखिए, एक साल तक ये काम ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो नहीं किए। 2025 को ये चिट्ठी आया था, एक ऑर्डर आया था कि उनको कहा गया था कि आप इसको लागू कीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि 2026 में भी जो चुनाव प्रचार हुआ था एसआईआर के साथ साथ सीएए के खिलाफ में वो बोली थी। पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो सीएए के खिलाफ बोली थी, क्योंकि उनका साफ कहना था कि वो सीएए के पक्ष में नहीं है, वो सीएए लागू नहीं करने देगी। वो खुली ऐलान करती थी कि जब तक वो है वो सीएए को लागू नहीं करने देगी। तो ये जो खुली ऐलान थी, तब से ये सवाल उठ रहा था वो किन के लिए सीएए को लागू नहीं करना नहीं चाहती है। तो अभी जाके जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार जब यहाँ पर आई है तब उन्होंने ये सीएए लागू कर दिया है और उनका साफ तरीके से बिल्कुल कहना और है तमाम ताबड़तोड़ जो फैसले लिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर जनता में एक विश्वास भी पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान प्रकाश जी भी जुड़े हुए। प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा और उसके साथ साथ सोनार बांग्ला, जिसकी बात हमने चुनाव के समय भी सुनी थी, उस सोनार बांग्ला की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ती हुई। संध्या, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जिन जिन प्रदेशों में है वहां वो सिर्फ वादों के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि जमीन पर वादों को लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जानी जाती। आपने अभी कहा कि शुभेंदु अधिकारी बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार के साथ में फैसले ले रहे हैं। देखिए, बंगाल की 10.5 करोड़ जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जी। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल हर क्षेत्र में पीछे चला गया है। औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से पूरे देश को मिलने वाला जीडीपी का जो स्तर है सबसे निचले स्तर पर है, जबकि एक और हुआ करता था, यहाँ चिमनियों से धुआं निकलता था। बंगाल की चिमनियां धुएं को तरस रही है। पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हुआ है। सरहद पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, वामपंथी शासन ने भी किया और 15 वर्ष में ममता बनर्जी ने तो परले हद तक जाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया। बहुत से बड़े बड़े फैसले शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने के साथ, शपथ लेने के साथ शुरू किए। सीएए के बारे में उन्होंने कल बयान जारी कर दिया है और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल में कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, घुसपैठियों को अब खदेड़ा जाएगा, सीएए भी लागू है और वंदे मातरम भी अब गाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ न्यूज पंच में जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए। साथ ही साथ सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग